नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज की कहानी बड़ी मोटिवेशनल है और बड़ी ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी में आप जानेंगे कि किसी घर में यदि चतुर बहू होती है तो वो क्या क्या नहीं कर सकती। दर्शकों, ये कहानी चतुर बहू की कहानी है और एक लालची हाथ की सफाई और एक चोर सुनहार की कहानी है। दर्शकों, ये कहानी बड़ी मोटिवेशनल है और बड़ी ज्ञानवर्धक है। ये कहानी आपको आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणाएं देने वाली है। प्रिय दर्शकों, चतुर बहन बेटी या चतुर बहू को यदि हम सही तरीके से गाइड करते हैं तो वो क्या क्या नहीं कर सकती, यहां तक कि लोगों को जीवन दान भी दे देती है चतुर बहू। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी चंदू नामक एक सुनहार की कहानी है जो कि हाथ की सफाई में बहुत बड़ा माहिर था। एक सेठ उस सुनहार से नोलक का हार बनवाता है और उस पर पूरी निगरानी भी रखता है कि वो कोई चालाकी ना दिखा सके। क्या सेठ कामयाब हो सकता है या चंदू हाथ की सफाई दिखा जाएगा? प्रिय दर्शकों, ये जानने के लिए आप इस कहानी को पूरी सुनिएगा, अंत तक देखिएगा। और क्या एक चतुर बहू उस सुनहार को पकड़ पाएगी? प्रिय दर्शकों, आज की कहानी आपके दिल को झंझोर के रख देगी। आज की कहानी आपको ढेर सारी प्रेरणाएं देगी। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की ये प्यारी सी पावन पवित्र कहानी। प्रिय दर्शकों, हिमाचल प्रदेश में एक नगर पालमपुर में एक धनी साहूकार अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में पत्नी सहित 4 बेटे और 4 बहुएं भी थी। प्रिय दर्शकों, साहूकार की सबसे छोटी बहू बहुत चतुर थी और बहुत होशियार थी, जबकि उसके पुत्र और 3 बड़ी बहुएं साधारण बुद्धि की थी। इसीलिए वो साहूकार सबसे छोटी बहू पर सबसे ज्यादा विश्वास किया करता था। प्रिय दर्शकों, अब एक बार नगर का राजा उस साहूकार से नाराज हो जाता है और उससे नगर से तड़ी पार करने का आदेश देता है। तड़ी पार कर दिया जाता है। राजा ने साहूकार को आदेश दिया कि नगर छोड़ते समय वह और इसके परिवार के सदस्य अपने शरीर के वस्त्रों और आभूषणों के अतिरिक्त कुछ नहीं ले जा सकते। प्रिय दर्शकों, अब साहूकार क्या करता? जब राजा का आदेश हो गया तो अब साहूकार विवश था। उसने अपने परिवार को राजा के आदेश के बारे में बताया और जैसे ही उसी हालात में नगर छोड़कर चले जाने के लिए कहा। प्रिय दर्शकों, अब परिवार के सभी लोग तैयार हो जाते हैं। जाने से पूर्व छोटी बहू दुर्गा ने राजा के सिपाहियों से पूछा कि क्या वे रास्ते में खाना खाने के लिए कुछ रोटियां ले जा सकती है। प्रिय दर्शकों, तब सिपाहियों ने हाँ कर दी कि हाँ, तुम रोटियां ले जा सकती हो, इसके अतिरिक्त तुम कुछ नहीं ले जा सकती हो। प्रिय दर्शकों, अब उस साहूकार की सबसे छोटी बहू आटा गूंथती है, आटा लगाती है और उसमें 4 बहुमूल्य मणि के छुपा देती है। प्रिय दर्शकों, अब उस आटे की रोटियां बनाई जाती हैं और उन रोटियों का पोठा बांध लिया जाता है। जब उसका परिवार नगर छोड़कर जाने लगा तब सिपाहियों ने पोटली की तलाशी ली। उसमें रोटियां देखकर उन्होंने उनसे कुछ नहीं कहा। प्रिय दर्शकों, अब साहूकार और उसका पूरा परिवार उस नगर से निकल जाते हैं। दिन भर की लंबी यात्रा के बाद वे एक नगर में पहुंचे। वह विश्राम के लिए एक धर्मशाला में ठहर जाते हैं। रात भर विश्राम करने के बाद जब वे सुबह के वक्त उठे तो साहूकार ने सबसे कहा कि वे सब अपने अपने आभूषण उतार कर दें, जिन्हें बेचकर वे खाने पीने की वस्तुओं की व कपड़ों की वस्त्रों की व्यवस्था करेंगे। प्रिय दर्शकों, साहूकार की इतनी बात सुनने के बाद तब छोटी बहू दुर्गा ने उसे रोटियों में छुपाए हुए मणि के में से एक मणि के निकालकर
अपने पिताजी को दे देती है, साहूकार को दे देती है और साहूकार से कहती है कि पिताजी, अब आपको आभूषण बेचने की आवश्यकता नहीं है, ये लीजिए मणि के, इससे बेचकर कुछ धन की व्यवस्था कर लीजिए और उस धन से रहने के लिए एक घर का बंदोबस्त हो जाएगा और खाने पीने की वस्तुएं भी मिल जाएंगी और साथ ही आप व्यापार भी प्रारंभ कर सकते हो। ये बहुमूल्य वाणिज्य है। प्रिय दर्शकों, अब साहूकार ने वो वाणिज्य लिया और उसे लेकर नगर के बाजार की ओर चल पड़ा। साहूकार बाजार में जाकर वहां उसने नगर के सबसे बड़े जोहरी के बारे में जानकारी प्राप्त की और उसके पास पहुंच जाते हैं उसके पास पहुंचकर उसने मणिके दिखाते हुए उस मणिके की एवज में धन देने का निवेदन किया। बहुमूल्य मणिके को देखकर अब जोहरी के मन में लोभ आ जाता है। प्रिय दर्शकों, मणिके हथियाने के बारे में अब वो जोहरी सोचने लग जाता है। प्रिय दर्शकों, अब उस जोहरी ने साहूकार से कहा कि ये मणिके तो बहुत कीमती है, इसके लिए धन मुझे घर से मंगवाना पड़ेगा। मैं अपने नौकर को भेजता हूं, तब तक आप आराम से बैठिए। प्रिय दर्शकों, तब उस जोहरी ने उस साहूकार को एक कमरे में रखी कुर्सी पर बैठने के लिए कहा, जो कि कच्ची सूत की बनी हुई थी और उस कुर्सी के नीचे एक गड्ढा बना हुआ था। उस कुर्सी के नीचे एक छेद था और छेद सीधे गड्ढे में जा रहा था, यानी तहखाने में जा रहा था। प्रिय दर्शकों, साहूकार को ऐसा तनिक भी धोखा नहीं था कि ये जोहरी मेरे साथ धोखा करेगा। अब साहूकार जैसे ही कुर्सी पर बैठा तो कच्ची सूत टूट जाती है और साहूकार छेद से होते हुए सीधे तहखाने में जाके गिर जाते हैं। प्रिय दर्शकों, अब जोहरी ने फौरन तहखाने का छेद पत्थरों से बंद कर दिया और उसके ऊपर पहले के समान कच्चे सूत से बनी कुर्सी रख देता है। फिर मणिके को तिजोरी में रख देता है। प्रिय दर्शकों, उधर धर्मशाला में सभी साहूकार की प्रतीक्षा करते रहते हैं और प्रतीक्षा करते करते थक जाते हैं, मगर साहूकार नहीं लौटता है। तब छोटी बहू दुर्गा ने अपने पति को दूसरा मणिके देकर कहा, आप बाजार जाओ और बाजार जाकर पिताजी को ढूंढो, अगर मिल जाए तो इस मणिके को वापस ले आना, यदि नहीं मिले तो मणिके को बेचकर खाने पीने का सामान व वस्त्र लेते आना। प्रिय दर्शकों, अब साहूकार की छोटी पत्नी का पति यानी दुर्गा का पति उस मणिके को लेकर बाजार जाता है। वहां उसने अपने पिताजी की तरह सबसे बड़े जोहरी का पता किया। लोगों ने उसे उसी जोहरी के पास भेजा जिसने उसके पिता को पहले कैद कर लिया था। प्रिय दर्शकों, अब वो भी जोहरी के पास जाकर उसने उस मणिके को दिखाया। लालची और धूर्त जोहरी ने उसके साथ भी वही किया जो उसके पिता के साथ किया था। प्रिय दर्शकों, अब दोनों पिता पुत्र जोहरी के तहखाने में कैद हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, जब दुर्गा का पति वापस नहीं लौटा तो उसे चिंता होने लगी। उसने स्वयं बाजार जाने का निर्णय लिया। वह बाजार गई और अपने आभूषण बेचकर खाने पीने की चीजें व वस्त्रों की व्यवस्था की और धर्मशाला वापस जाकर उसने खाने पीने की चीजें और वस्त्र परिवार वालों को दिए। खाने पीने का सामान और वस्त्र घर वालों को देने के बाद अब वो स्वयं ये कहकर वहां से निकल गई कि वो पिताजी और अपने पति को खोजने के लिए जा रही है। इतना कहकर वो घर से आ जाती है। प्रिय दर्शकों, अब दुर्गा घर से आने के बाद उसने अपने लिए एक सिपाही की पोशाक खरीदी और सिपाही का भेष बनाकर राजा के दरबार में पहुंच गई। उसने राजा से विनती की कि वह उसे अपने महल में सिपाही बना ले। प्रिय दर्शकों, अब उस नगर का राजा दुर्गा को सिपाही बना देता है। अब वो राजा महल की पहरेदारी का कार्य दुर्गा बनी सिपाही को सौंप देता है। प्रिय दर्शकों, अब कुछ दिनों तक सिपाही बनी दुर्गा ने महल के चारों तरफ पहरेदारी की। प्रिय दर्शकों, अब वहां उसे ये पता चला कि महल के पशुशाला में रोज रात को एक राक्षस आकर उत्पात मचाता है। प्रिय दर्शकों,
अब सिपाही बनी दुर्गा ने पशुशाला की पहरेदारी की राजा से आज्ञा मांगी। प्रिय दर्शकों, पहले तो राजा मना कर देता है, कहता है कि हे सिपाही, पशुशाला में कोई राक्षस आता है, तुम अकेले उसको काबू नहीं कर सकते, बड़े बड़े विद्वान उसको काबू नहीं पा सके, तो तुम क्या करोगे। तो पहले तो राजा हिचकिचाता है, पर बाद में उसको अनुमति दे देता है। कहता है कि तुम जिद करते हो तो ठीक है, तुम भी अजमा के देख लो। प्रिय दर्शकों, अब सिपाही बनी दुर्गा को पशुशाला की पहरेदारी की आज्ञा मिल जाती है। वहां से कुछ ही दूरी पर जंगल के रास्ते में एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर दुर्गा सिपाही के भेष में बैठ जाती है। प्रिय दर्शकों, उसने अपनी उंगलियां जगह जगह से काट ली ताकि उसे रात को नींद ना आ जाए। प्रिय दर्शकों, जब रात्रि का समय होता है, रात होने पर उसने देखा कि जंगल की तरफ से एक बड़ा सा भैंसा सींग उठाए महल की तरफ भागा दौड़ा आ रहा है। अब वो दुर्गा समझ जाती है कि यही वो राक्षस है। प्रिय दर्शकों, अब जैसे ही वो भैंसा उस पेड़ के नीचे से गुजरा जिस पर दुर्गा बैठी हुई थी, वे दोनों हाथों में तलवार लिए पेड़ से नीचे कूद पड़ी और सीधे भैंसे के ऊपर जाके गिरी। प्रिय दर्शकों, भैंसे पर गिरते ही उसने तलवार के तेज वार से उसका सर काट दिया। प्रिय दर्शकों, मरते ही राक्षस अपने असली रूप में आ जाता है और राक्षस खत्म हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। प्रिय दर्शकों, दूसरे दिन जब राजा को यह समाचार प्राप्त हुआ तो वो बहुत प्रसन्न हुए। उसने सिपाही रूपी दुर्गा को बुलाया और कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तुमने उस राक्षस से हमको छुटकारा दिलाया है जो कई वर्षों से हमको परेशान कर रहा था। तुम्हें इनाम में जो चाहिए वे तुम मांग लो। प्रिय दर्शकों, तब दुर्गा हाथ जोड़कर राजा से कहती है कि महाराज, यदि आप मुझसे प्रसन्न है तो मुझे इस नगर की रक्षा का भार सौंप दीजिए और मुझे अधिकार भी प्रदान कीजिए कि मैं यदि किसी अपराधी को देखूं तो उसे स्वयं दंड दे सकूं। प्रिय दर्शकों, दुर्गा बनी सिपाही की काबिलियत देखकर राजा ने उसे नगर का कोतवाल बना दिया। अब नगर का कोतवाल बनने के बाद दुर्गा ने अपने पति और अपने ससुर की खोज प्रारंभ की। प्रिय दर्शकों, उसने सोचा कि वो लोग अवश्य ही नगर के सबसे बड़े जोहरी के पास मणि के बेचने गए होंगे। इसलिए उसने नगर के सबसे बड़े जोहरी का पता लगाना शुरू किया और उसे पता भी लग जाता है। प्रिय दर्शकों, अब दुर्गा नगर कोतवाल बन जाती है तो नगर कोतवाल के भेष में अब दुर्गा उस जोहरी के पास पहुंच जाती है जिस जोहरी ने दुर्गा के ससुर और दुर्गा के पति के साथ छल करके तहखाने में कैद कर रखा था। प्रिय दर्शकों, अब दुर्गा नगर कोतवाल के भेष में थी। जो जोहरी उसे पहचान नहीं पाया और कोतवाल समझकर खूब आवभगत करने लगा और जोहरी दुर्गा कोतवाल से कहने लगा कि अहो भाग्य हमारे जो आप हमारी दुकान पर पधारे, कहिए आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। प्रिय दर्शकों, तब कोतवाल बनी दुर्गा उस जोहरी से कहने लगती है कि महाराजा शीघ्र ही राजकुमारी का विवाह करने वाले हैं। उनके आभूषण के लिए हमें सुंदर और बहुमूल्य मणिके की जरूरत है। तुम्हारे पास हो तो दिखाओ। प्रिय दर्शकों, कोतवाल बनी दुर्गा की इतनी बात सुनने के बाद अब जोहरी ने कई मणिके दिखाए, किंतु उनमें से वो मणिके नहीं था जो दुर्गा के ससुर और पति लेकर के बाजार आए थे। प्रिय दर्शकों, इसलिए कोतवाल बनी दुर्गा उन मणिकों को नकारते हुए बोली कि कोई ऐसा मणिके दिखाओ जो राजकुमारी के अनुरूप हो। ये सब मणिके तो तुच्छ जान पड़ते हैं। प्रिय दर्शकों, तब उस जोहरी ने अपनी तिजोरी खोली और तिजोरी से वही मणिके निकाल कर लाता है जो दुर्गा बनी कोतवाल ने अपने ससुर और अपने पति को देकर बाजार बेचने के लिए भेजा था। अब जैसे ही कोतवाल बनी दुर्गा उन मणिके को देखती है तो तुरंत पहचान जाती है। प्रिय दर्शकों, अब कोतवाल बनी दुर्गा अपने सिपाहियों को आदेश देती है कि पकड़ लो इस जोहरी को, ये जोहरी नहीं एक चोर है।
जो लोगों के साथ छल करता है, कपट करता है। प्रिय दर्शकों, नगर कोतवाल बनी दुर्गा का आदेश पाने के बाद अब सिपाही उस जोहरी को पकड़ लेते हैं। प्रिय दर्शकों, अब जोहरी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब दुर्गा बोली कि ये मणिके तुम्हारा नहीं है, ये तुमने एक साहूकार और उनके पुत्र से छीना है। बताओ तुमने उनको कहां पर रखा है, अन्यथा आज तुम्हारी खैर नहीं है। प्रिय दर्शकों, तब वो जोहरी समझ जाता है कि कोतवाल को सब कुछ पता चल गया है। अब वो जोहरी वहां से भागने लगता है, मगर सिपाहियों ने उसे फिर से पकड़ लिया। चिकित्सा के लिए भेज देती है, उनका इलाज करवाती है। प्रिय दर्शकों, कोतवाल बनी दुर्गा ने राजा को सारी बात बताई तो राजा उस जोहरी को कैद कर लेते हैं। प्रिय दर्शकों, कोतवाल की बुद्धिमत्ता को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उनका विवाह अपनी राजकुमारी से करना चाहा। प्रिय दर्शकों, अब राजा ये प्रस्ताव कोतवाल बनी दुर्गा के सामने रखते हैं कि तुम हमारी पुत्री से विवाह करो। तो दुर्गा ने उसे सारा किस्सा बताते हुए सिपाही का वेश हटाकर अपने वास्तविक रूप में आकर और हाथ जोड़कर बोली कि महाराज, मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकती। मैंने ये सारा स्वांग अपने पति और ससुर का पता लगाने के लिए किया है, आप मुझे क्षमा करें। प्रिय दर्शकों, और बहादुरी देखकर चकित भी था और उसके परिवार को अपने नगर में रहने की अनुमति प्रदान की और साथ ही उस साहूकार को नया व्यापार करने में राजा बहुत मदद करता है। इस तरीके से प्रिय दर्शकों, उन लोगों का जीवन व्यापन होता है। एक चतुर बहू क्या से क्या नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती है। यदि आपके घर में भी कोई चतुर बहू है तो प्रिय दर्शकों, आप उसकी रिस्पेक्ट करें और उसको आगे बढ़ने में मदद किया करें। प्रिय दर्शकों, चतुर बहन बेटी क्या से क्या नहीं कर सकती। अगर वो चाहे तो अपना नाम और अपने माता पिता का नाम, अपने माता पिता का सर गर्व से ऊंचा कर सकती है। प्रिय दर्शकों, आज की ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा और इस जानकारी से आप ढेर सारे लाभ उठाएंगे। मिलते हैं प्रिय दर्शकों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार।